भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसका ग्रोथ रेट पिछले 2 दशकों में 7% के आसपास रहा है और मैक्सिमम ग्रोथ रेट 9.7% तक गया है। अब बात यह आ रही है कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था अपने इस तेजी को बरकरार रख पाएगी और रख पाएगी तो कब तक, और इसके लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है कि यदि आप एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के लिए अपीयर हो रहे हैं जून 2025 में, तो आपके लिए मेरा बैच अचीवर बैच रामबाण साबित होगा बच्चों, क्योंकि इस बैच में मैं आपको दे रहा हूं वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड पर्सनल मेंटरशिप। तो फिर देर मत करिए, यदि आपका टारगेट है जून 2025 तो मेरा बैच अचीवर आप आज ही ज्वाइन करिए बच्चों। करना कुछ नहीं है, आपको इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करना है, कोर्सेज में जाना है, वहां पर रजिस्टर करना है और आप वहीं से ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है कि यदि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो मैं हर रोज शाम को 8 बजे इको पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे लाइव आता हूं बच्चों। हर रोज इको पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे लाइव आता हूं शाम को 8 बजे। शाम को 8 बजे लाइव आता हूं, जिसमें हम यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स, गेट एनआईटी जैम इकोनॉमिक्स, यूपीएससी सिविल सर्विस इकोनॉमी जीएस के लिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो वहां भी आप ज्वाइन करना मत भूलना बच्चों। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है तो क्या वो इस तेजी को बरकरार रख पाएगी या नहीं रख पाएगी। रखने के लिए क्या क्या स्टेप्स चाहिए। सबसे पहले हमें यह देखना है कि वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था है, जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, उनका ग्रोथ रेट क्या है। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं कि अमेरिका का जो ग्रोथ रेट है, अमेरिका का जो ग्रोथ रेट है वो 2.7% है। भारत की कितनी है अभी? 7%। भारत का कितना है? 7%। अमेरिका का जो ग्रोथ रेट है वो 2.7%। और वहां पे पर कैपिटा इनकम, यहां पे ध्यान देने वाली बात है बच्चों, पर कैपिटा इनकम जो है वहां पे 86,600 यूएस डॉलर। ये बहुत रिमार्केबल बात है। यहां पे ग्रोथ रेट 2.7% है, कम है, इंडिया से बहुत ही कम है, 1/3 है, आप कह सकते हैं 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन यहां पे पर कैपिटा इनकम 86,600 यूएस डॉलर है। ठीक है। दूसरा देखिए, चाइना। चाइना हमारा पड़ोसी है, यहां पे इसका ग्रोथ रेट 4.6% है। यहां पे इसका ग्रोथ रेट 4.6% है। चाइना और अपना पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बराबर है, इंडिया का थोड़ा बढ़ गया अभी। लेकिन यहां पे पर कैपिटा इनकम आप देख सकते हैं 26,310 यूएस डॉलर है। पर कैपिटा इनकम का मतलब कि ऑन एवरेज एक इंडिविजुअल की एक साल में कितनी इनकम है। आई रिपीट अगेन, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि एक आदमी की ऑन एवरेज एक साल में कितनी इनकम है। तो यहां देखिए अमेरिका में ये 86,600 यूएस डॉलर, चाइना में ये 26,300 यूएस डॉलर है। अमेरिकन डॉलर में हम बात कर रहे हैं क्योंकि सबको एक बराबर देखना है, अदरवाइज हम रुपया और डॉलर की कैसे कंपेयर कर सकते हैं, बहुत समय लग जाएगा। ठीक है। तो अमेरिका का ग्रोथ रेट 2.7%, पर कैपिटा इनकम 86,600। चाइना
4.6% ग्रोथ रेट एंड 26,310। तीसरे नंबर पे आप देखिए, मैंने लिया है यहां पे भारत। भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट 7% है बच्चों। भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट 7%, लेकिन पर कैपिटा इनकम यहां पे बहुत ही कम है, 2,700 यूएस डॉलर। 2,700 यूएस डॉलर। यूएस का 86,600, चाइना का 26,300 और इंडिया का 2,700 यूएस डॉलर है। कितना कम है। एक वीडियो मैंने बताया था आप लोगों को कि भारत की पर कैपिटा इनकम अमेरिका के पर कैपिटा इनकम के 1/4 पहुंचने में 75 साल अभी लगेंगे। अभी आपको 75 ईयर्स लगेंगे, है ना। आगे देखिए, जापान है बच्चों। यहां पे जापान का जो ग्रोथ रेट है 0.9%, 0.9% है, और इसका पर कैपिटा इनकम यानी हर आदमी की ऑन एवरेज इनकम 56,100 यूएस डॉलर है। कंपैरिजन देख रहे हैं आप लोग, कंपैरिजन देखिए, 56,100। आप इमेजिन करिए कि वहां के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होता होगा। हम 2700 2,700 यूएस डॉलर में जी रहे हैं। एक साल में ऑन एवरेज एक इंडिविजुअल की इनकम 2,700 यूएस डॉलर है इंडिया की, वो भी ऑन एवरेज। किसी आदमी की बहुत ज्यादा है तो किसी आदमी को कि बहुत ही कम है ना। तो हम उसमें जी रहे हैं, इस तरह के लाइफस्टाइल। इमेजिन करिए जापान में और अमेरिका में, जहां पे 86,000 है, और इन दोनों के बीच चाइना है 26,000 पे। इसके अलावा और देखते हैं बच्चों, यहां देख सकते हैं जर्मनी भी एक कंट्री है जिसका ग्रोथ रेट 0.5% है, और यहां भी आप प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटा इनकम देख रहे हैं वो 56,010 यूएस डॉलर है ना। ग्रोथ रेट इंडिया का ज्यादा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम इंडिया का बहुत ही कम है, 2,700 यूएस डॉलर। आगे देखते हैं मैं क्या लेकर के आया, देखिए प्लीज यहां पे। अब विश्व की अर्थव्यवस्था, पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था का एवरेज ग्रोथ रेट 3.1% है। विश्व की अर्थव्यवस्था का एवरेज ग्रोथ रेट 3.1% है। भारत कहां पे है? विश्व का ग्रोथ रेट यहां है तो भारत यहां है। 3 और 7% का बीच का गैप, 4% का गैप है। भारत एवरेज से बहुत ऊपर है, भारत एवरेज से बहुत ऊपर है। अब आपको यह देखना है कि इतना तेजी से जो ग्रोथ हो रहा है उसका क्या कारण है। भारत में जो इतनी तेजी से जो ग्रोथ हो रहा है उसका क्या कारण है? तो उसका सबसे पहला कारण है कि भारत की जनसंख्या का स्ट्रक्चर अभी इस तरीके से है कि वहां पे ज्यादातर लोग वर्किंग एज में है, ज्यादातर लोग वर्किंग एज में है, यानी 15 साल से 65 साल के उम्र के लोगों का परसेंटेज यहां पे 67% है। कितना है बच्चों? 15 साल से 65 साल के उम्र के लोगों का, ये देखिए 15 साल से 65 साल के उम्र या 64 साल ले लीजिए, ये लोग हैं कितने बच्चों? 67%। 67%। और आप जानते हैं जो वर्किंग पॉपुलेशन होता है वही काम करेगा तभी तो आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, और यही यहां पे 67% लोग हैं। वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया में 67% है। एक और चीज मैं थोड़ा बताया था, 65 एंड अबव इनकी संख्या जो है 7% के आसपास है, 7%। मतलब जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो अब कोई काम नहीं कर सकते, सिर्फ उनका अनुभव हम ले सकते हैं, वो है 7%। उनकी पॉपुलेशन 7% है। और 0 से लेकर के 14 साल तक के उम्र के बच्चों का जो है वो कितना है? 25%। आप देख सकते हैं
मतलब ये कह सकते हैं आप कि 32-33% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है और 67% पॉपुलेशन वर्किंग है। यही हमारा सबसे ज्यादा ताकत है ग्रोथ का, क्योंकि यही वो पावर है, मैन पावर है, ह्यूमन कैपिटल अपने पास है, जिससे कि हम तेजी से विकास कर रहे हैं। और इसी को आप डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। यानी फेवरेबल पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के वजह से, ध्यान सुनिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड किसे कहते हैं? फेवरेबल पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के वजह से जो इकोनॉमी को जो लाभ होता है उसे आप डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उससे आप कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या कहते हैं बच्चों? डेमोग्राफिक डिविडेंड। फेवरेबल पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के वजह से जो इकोनॉमी को जो लाभ होता है उसे आप डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। और इंडिया का एक और सच बताऊं मैं, इंडिया का जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का यंगेस्ट पॉपुलेशन है। इंडिया का पॉपुलेशन वर्ल्ड का यंगेस्ट पॉपुलेशन है और यहां मीडियन एज जो है 28 साल है बच्चों। कितना है बच्चों? 28 साल। मीडियन एज यहां पे 28 साल है। एज कंपेयर टू चाइना 37। चाइना का जो मीडियन एज है 37, मतलब भारत के लोगों से बुढ़े लोग हैं वहां। यूएस में 45, जापान में 49। भारत का सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन, भारत का पॉपुलेशन सबसे यंगेस्ट, सबसे जवान पॉपुलेशन है, जिसका मीडियन एज 28 साल है। चाइना में हमसे बूढ़े लोग हैं 37 साल। यूएस में 45 साल, चाइना से भी बूढ़े लोग हैं। और जापान में तो और बूढ़े हैं 49। समझ में आ गया? मतलब ये सबसे बड़ा कारण है इस ग्रोथ रेट का। आई रिपीट अगेन, ये सबसे बड़ा कारण है डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी पॉपुलेशन का फेवरेबल स्ट्रक्चर इंडिया के पास है, जिससे कि वो वर्किंग एज पॉपुलेशन यहां पे ज्यादा है और यहां पे यंग पॉपुलेशन है। और ये जो लाभ हमें मिल रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड मिल रहा है, अगले 30 सालों तक मिलता रहेगा। एक अनुमान के अनुसार ये अगले 30 सालों तक हमें मिलता रहेगा। एक अनुमान के अनुसार ये हमें अगले 30 सालों तक मिलता रहेगा। कब तक बच्चों? 2055 तक। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें 2055 तक मिलता रहेगा। 2055 तक मिलता रहेगा बच्चों हमें ये डेमोग्राफिक डिविडेंड। और ये सबसे बड़ा कारण है हमारे हायर ग्रोथ रेट का। ठीक है, पहला हमने आपको बताया। दूसरा देख सकते हैं आप आपके स्क्रीन पे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। भारत टेक्नोलॉजी पे बहुत विश्वास करता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर, स्टार्टअप, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी और यूपीआई, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैं, यूपीआई एटसेट्रा, बहुत टेक्नोलॉजी आई है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्टअप, बहुत सारी कंपनियां स्टार्टअप के रूप में काम करती हैं और ये बहुत ज्यादा जॉब भी देती है लोगों को। नया नया इनोवेशन यहां से आता है। आईटी सेक्टर, हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, पता है आपको? आईटी सेक्टर के सबसे हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर हैं। हमारे यहां चूंकि मैन पावर है अपने पास है, वर्किंग पॉपुलेशन अपने पास है, तो हम बाहर की कंपनियों को सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी देते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मतलब बैंक में तो इतना बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है। पहले आप बैंक में जाते थे तो आपका पूरा दिन बैंक में खत्म हो जाता था। आप पूरा दिन खड़े खड़े आपको पैसे निकालना और जमा करना, पूरा दिन खत्म हो जाता था। आज के डेट में क्या है, 1 सेकंड लगता है आपको पैसे ट्रांसफर करने, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में 1 सेकंड लगता है बहुत। और एजुकेशन टेक्नोलॉजी में तो और भी ज्यादा हो गया है। आपने कभी सोचा भी नहीं था 15 साल पहले कि इस तरीके से मैं आपके साथ जुड़ पाऊंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर आपके साथ जुड़ पाएगा यदि आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में या फिर किसी गांव में हैं, तो इस तरीके से मैं आपके साथ जुड़ पाऊंगा। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ है जिसकी वजह से इकोनॉमी का ग्रोथ बहुत तेज हो रहा है। ठीक है, इन सबको बनाए रखना
इन सब को बनाए रखना हमारा काम है यदि हमें ग्रोथ रेट को बरकरार रखना है तो। नए नए टेक्नोलॉजी के साथ आपको एडॉप्ट करना है, आपको सीखना है, आपके ह्यूमन कैपिटल को उसके साथ एसोसिएट होना है यदि आपको ग्रोथ रेट को बनाए रखना है तो। आगे देखते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों, गवर्नमेंट रिफॉर्म, सरकारी सुधार, बहुत सारा काम हुआ है। जैसे सरकार ने बहुत सारा, आप शुरू कर सकते हैं 1991 से, हालांकि हमने वो पीरियड नहीं लिया है, हमने 2001 के बाद लिया, लेकिन सुधार हमारा 1991 में शुरू हो गया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के को लेकर के। उसके बाद सरकार ने बहुत सारे सुधार किए, खास करके अपनी माननीय श्री मोदी के नेतृत्व में। उसमें आप देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया, जीएसटी, रोडवेज, हाईवेज, भारतमाला टाइप प्रोजेक्ट, सागरमाला टाइप प्रोजेक्ट, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा इसका हाथ होता है, इसके ग्रोथ में, मतलब इकोनॉमी के ग्रोथ में इसका बहुत बड़ा से होता है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आप ग्रोथ कर ही नहीं सकते। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, मेक इन इंडिया क्या है, भारतमाला क्या है, तो ये सारी चीजें अलग अलग वीडियोज में हमने आपको सिखाया है। हाईवेज प्रोजेक्ट है, एक्सप्रेसवेज प्रोजेक्ट है, भारतमाला है, सागरमाला है, ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। यहां पे इस क्लास में इसको समझाना थोड़ा सा टफ है, फिर भी मैं बता रहा हूं, सागरमाला पोर्ट का डेवलपमेंट के लिए है, भारतमाला रोडवेज की डेवलपमेंट के लिए, हाईवेज की डेवलपमेंट, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट। मेक इन इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि विश्व के इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ इनवाइट किया था और कहा था कि आप आइए हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कीजिए और इसके बाद आपको सेल करना, इंडिया में सेल करना तो इंडिया में सेल करिए, या फिर जहां मन करे वहां आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या और क्या है जिसकी वजह से इतना बड़ा ग्रोथ हो रहा है? ग्लोबल सप्लाई चेन्स। चाइना में जब ग्रोथ रेट कम हुआ है तो वहां के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि उगता हुआ सूरज इंडिया है, अब यहां देख रहे हैं, तो वहां से बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट हो गई है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि 7% ग्रोथ रेट को मेंटेन करने की क्या क्या चुनौतियां हैं इंडिया में। सबसे बड़ी बात, एम्प्लॉयमेंट एंड द जॉब क्रिएशन, ये बहुत बड़ी चुनौती है बच्चों। मतलब हमें तो कहने में भी शर्म आती है कि जॉब की तो बात छोड़ दीजिए, काम करने के लिए, मतलब हमें जॉब चाहिए, मैं काम करके मैं आपसे सैलरी लूंगा, उसके लिए भी इतना ज्यादा कंपटीशन। एक और चीज, और उसमें भी अब उससे भी थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं कि नौकरी के लिए भी कंपटीशन छोड़ दीजिए, आप मेडिकल और आईआईटी में एडमिशन के लिए जो कंपटीशन होता है और उसमें भी लाखों लाख रुपए देकर के सेटिंग हो रहा है। पिछले साल आपने नीट एग्जाम में देख लिया, नेट एग्जाम में आपने देख लिया कि कितना बड़ा सेटिंग है, और विरोध करने पे कुछ नहीं हुआ, सारा लीपापोती हो गया। तो यदि भारत को, भारतीय अर्थव्यवस्था को इतने परसेंट, 7% वाला ग्रोथ रेट मेंटेन करके रखना है, तो चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी अपनाए, जॉब क्रिएट उसको करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट उसको देनी पड़ेगी। बहुत बुरा हाल है एम्प्लॉयमेंट का। मतलब इंडिया में तो कंडीशन बहुत बुरी है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज्यादा है बच्चों। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, और उसमें भी अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, कुछ दिन उसको काम मिलता है, कुछ दिन नहीं मिलता है। मान लें कि पूरा दिन उसको काम करना है तो दिन में उसको 4 घंटे ही काम मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद जॉब इनसिक्योरिटी, मतलब कि जो आप देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में तो जब मन करे तब वो निकाल देगा आपको, तो जॉब इनसिक्योरिटी, सरकार को इन सब चीजों पे सोचना चाहिए। सरकार तो सोचती है बट इंप्लीमेंट नहीं हो पाता उसका, राइट। क्वालिटी ऑफ जॉब एंड वर्किंग कंडीशन, यहां पे ये आपको देखना है बच्चों कि किस तरह का जॉब, यदि आप जॉब दे भी रहे हैं तो किस तरह का जॉब दे रहे हैं,
और उनके जहां पे वो बच्चे लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, वहां वर्किंग कंडीशन क्या है, ये सारी बातों पे ध्यान रख करके जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल, उसको आपको संभालना पड़ेगा। उसका हेल्थ केयर पे ध्यान रखना पड़ेगा, उसके एजुकेशन पे ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये वाला ग्रोथ रेट आपको मेंटेन हो पाएगा। देखिए एक और चीज देखते हैं, क्या है कि आर्थिक और सामाजिक विषमता को कम करना बच्चों, ये बहुत बड़ा चुनौती है। आर्थिक और सामाजिक विषमता को कम करना ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है वो बहुत ज्यादा है। एक अनुमान के अनुसार 1% लोगों के पास नेशनल इनकम का 22% है बच्चों। नेशनल इनकम का 22% है। एक टॉप के 1% लोगों के पास जो पूरा वेल्थ है उसका 22% उसके पास होता है। और तो और जो देखे 10% लोगों की, यानी टॉप के 10% लोगों को देख लिया जाए तो वहां पे 57% इनकम, यानी आधे से भी ज्यादा इनकम 10% लोगों के पास है इंडिया में। बाकी के 90% लोगों के पास सिर्फ 40%। कितनी बुरी बात है। अब देखिए, अब इससे आप कहेंगे कि इस पे ग्रोथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा गुरुजी? पड़ेगा। एक आदमी के पास बहुत सारा पैसा है तो वो उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, उतना बिजनेस में नहीं लगा पाएगा। ऑन द अदर हैंड, यदि कंपेरेटिवली सबके पास एक मीडियन पैसा रहे तो सब लोग अपना दिमाग चलाएगा, सब लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, सब लोग कहीं ना कहीं उद्योग धंधा शुरू करेगा, कोई ना कोई बिजनेस करेगा और ग्रोथ उससे तेजी से होगा। यदि किसी एक आदमी के पास ही पैसा रहता है तो उतना तेजी से ग्रोथ नहीं होता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि सरकार को नियम बना रही है सरकार, बहुत अच्छी बात है, नमस्कार करते हैं नियम बनाने वालों को, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है। जिस डेडिकेशन के साथ हमारे ऑफिसर्स, हमारे पॉलिसी मेकर्स इस नियमन कानून को बना रहे हैं, उसी डेडिकेशन के साथ इसको लागू भी करनी चाहिए, उसको लागू भी करनी चाहिए, है ना बच्चों? सामाजिक विभाजन में तो आप देख ही सकते हैं, पहले तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांट दिया, उसके बाद हिंदुओं में 4 वर्ण बना दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और यदि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन देखे तो आपको रोना आ जाएगा, आपको रोना आ जाएगा, बता रहे हैं आपको। मतलब सारा जमीन सिर्फ 2 वर्गों के पास है, बाकी के नीचे वाले जो 2 वर्ग हैं उनके पास तो कुछ है ही नहीं। उनके पास काम करने के लिए, उनके पास मतलब ह्यूमन पावर है, लेकिन काम वो दूसरे के खेतों में कर रहे हैं। तो वो कैसे डेवलप होगा? मान लीजिए मैं दूसरे के खेत में काम करूं, उतना मन से तो मैं काम करूंगा नहीं जितना कि अपने खेत में करूंगा। तो हमारे पास भी जमीन होती तो उतना ही मेहनत करता, और उससे ज्यादा मेहनत करता तो इकोनॉमी का ग्रोथ होता। तो ग्रोथ को बनाए रखने के लिए, 7% ग्रोथ को बनाए रखने के लिए सामाजिक विषमता को भी, सामाजिक विभाजन को भी कम करना पड़ेगा बच्चों, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स आप देख सकते हैं। एनवायरमेंट, आपको पता है बच्चों कि एनवायरमेंट जो है कोई किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, चाहे हाईवे का प्रोजेक्ट हो, एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट हो, भारतमाला हो, सागरमाला हो, पेड़ तो काटे जाएंगे ही यदि ये प्रोजेक्ट बनेगा तो। एंड लेकिन जैसे ही पेड़ बनेगा ये इन्वायरमेंटल डैमेज होगा, जैसे ही पेड़ कटेगा ये सारे प्रोजेक्ट बनेंगे, इन्वायरमेंटल डैमेज होगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है यदि आपको ग्रोथ मेंटेन करना है तो, क्योंकि इन्वायरमेंट, आप दिल्ली की हालत देख रहे हैं कितना पॉल्यूटेड हो गया है। तो ह्यूमन कैपिटल को बरकरार रखने के लिए आपको इन्वायरमेंट को बैलेंस रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी पूरी ह्यूमन कैपिटल बीमार हो जाएगी, आपका काम नहीं कर पाएंगे आप, तो कैसे होगा? जल्दी बूढ़े हो जाएंगे लोग, इफिशियंसी घट जाएगी, तो ग्रोथ रेट कैसे मेंटेन हो पाएगा, है ना? आगे देखते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक, इसमें जो सबसे बड़ा
जो अपने हाथ में नहीं है वो ये है ग्लोबल अनसर्टनिटी। विश्व में जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वार शुरू हो गया, इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हो गया, तो अब आप कैसे कह सकते हैं वहां से हमारी जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं महंगी हो गई, यहां से रशिया से जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं वो महंगी हो गई। तो ये अपने हाथ में नहीं है, लेकिन विश्व के लीडर्स और अपने लीडर्स जो जिनका विश्व में से है, उनसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विश्व में शांति बनाए रखें कि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो बच्चों, आज के इस क्लास में इतना ही। होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।